ओके, वेलकम बैक। तो पिछली क्लास में अपन सब लोगों ने मिलके ये देख लिया कि किन बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। फिर से कह रहा हूँ, जब तक आप वो 4 स्टेप्स अपने पे नहीं लगाएंगे तब तक आप गलत सब्जेक्ट ही चूज़ करेंगे, और जब तक आप गलत सब्जेक्ट चूज़ करेंगे ना तो आप खुद खुश रहने वाले हो उस सब्जेक्ट में और ना ही आपको मज़ा आने वाला है उस सब्जेक्ट में। और अगर आपने वो 4 स्टेप्स लगा लिए तो आपको अपने आप ही मज़ा आ जाएगा और आपको 10 में से 9 बार तो टीचर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ में आया? लेकिन अच्छा टीचर फिर भी बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड कर देता है, बस फ़र्क सिर्फ इतना पड़ता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। इस साल हरियाणा बोर्ड की टॉपर देख लो, उसने क्या बोला है, स्कूल और एनसीईआरटी के अलावा उसने कुछ नहीं किया। कोई ऑनलाइन कोचिंग नहीं ली, कोई ट्यूशन नहीं गई, कुछ नहीं गई। एक नॉर्मल सी स्कूल में पढ़ती थी, स्कूल में नोट्स मिलते थे, उसके साथ एनसीईआरटी पढ़ती थी। दैट्स ऑल एंड दैट्स ऑल इट विल टेक। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम करने क्या वाले हैं, इससे पहले कि हम फिजिक्स की क्लास स्टार्ट कर दें चैप्टर में, है ना, फिजिक्स में घुस जाएं, आज की क्लास में हम कुछ जनरल बातें करना चाहेंगे। जनरल बातें इन द सेंस, हम कौन सी बुक करेंगे, मार्केट में कितनी बुक चल रही है। ओके। नंबर 2, हमारी क्लासेस किस प्लेटफॉर्म पे होंगी, किस तरीके से होंगी, किस किस दिन होंगी, किस टाइमिंग पे होंगी, है ना। नंबर 3, अपनी क्लासेस का स्केड्यूल मतलब अगले 2 साल हम रफली क्या टाइम टेबल फॉलो करने वाले हैं। 2 साल बहुत बड़ा टाइम होता है भाई, ठीक है। अगले 2 साल हम कौन सा टाइम टेबल किस सिस्टम में फॉलो करने वाले हैं। आप में से किस तरह के बच्चों को इस क्लास में बैठना चाहिए और आप में से किस तरह के बच्चों को इस क्लास में कतई मज़ा नहीं आने वाला, तो उस तरह के बच्चों को इस क्लास में ही नहीं बैठना चाहिए। समझ में आया? आज अपन क्या बात करेंगे। ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करें, आ जाओ फिर। ओके, सबसे पहली चीज़ बुक। हम कौन सी बुक करेंगे, मार्केट में कौन कौन सी बुक चल रही हैं। तो आप में से फिजिक्स में 2 तरह के बच्चे बैठे हैं, ध्यान रहे। इस वक्त एक और तीसरे तरीके के नादान प्राणी भी हो सकते हैं, जो लोग अभी फिजिक्स की क्लास अटेंड कर रहे हैं, फिजिक्स की क्लासेस देख रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि हम कॉमर्स लेंगे या आर्ट्स लेंगे या फिजिक्स लेंगे या मैथ लेंगे या बायो लेंगे, है ना। वो भी हैं, पर मैं उनको अभी काउंट नहीं कर रहा। तो एक बायो वाले और एक मैथ वाले, ठीक है। बायो वाले बच्चों का लगभग कैरियर में एम होता है MBBS करना, डॉक्टर खेलना, है ना। और डॉक्टर खेलने के लिए एक एग्ज़ाम लिखना पड़ता है नीट का, मतलब नीट का एग्ज़ाम लिखोगे तभी डॉक्टर खेलने वाले कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही जो मैथ ले रखे हैं ना, उनको कहीं ना कहीं आगे जाके वो इंजीनियर बनने का शौक़ पाल के रखते हैं कि गलती से हम इंजीनियर बनेंगे, बहुत मज़ा आएगा। ऐसा हमारे दूर के चाचा जी लड़के बोला था, दूर के चाचा के लड़के ने बोला था। ओके, ठीक है। तो वो बच्चे लिखेंगे IIT JEE का एग्ज़ाम, ठीक है, समझ में आया। उसके अलावा मैथ साइड के कुछ बच्चे देशभक्त भी हो जाते हैं, ऑफिसर रैंकिंग में NDA ऑफिसर रैंकिंग में, एयरफोर्स एक्स ऑफिसर रैंकिंग में, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, नेवी के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। यहाँ पर नीट के अलावा कुछ लोग हमारे देश की कृषि प्रधान देश में ICAR का एग्ज़ाम भी लिखते हैं, और भी बहुत एग्ज़ाम होते हैं, इसरो के होते हैं, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं। पर ले दे के अपने ये सारे एग्ज़ाम चल रहे हैं मार्केट में। इन सब एग्ज़ाम्स के बारे में उमादत सर ने एक क्लास ले ली है। मैं आज की क्लास में ये नहीं बोलूँगा कि ये लेने पे ये होगा और वो लेने पे होगा। आज की क्लास में ये बोलूँगा कौन सी बुक चल रही है। स्टार्ट करते हैं। तो आप में से जो लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं, मतलब जो लोग बायो के हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो लोग नेट का एग्ज़ाम लिखेंगे 12th पास करने के बाद, ठीक है। उन लोगों के लिए मार्केट में फिजिक्स की जो सबसे बेस्ट बुक चल रही है इस वक्त चलती, वो है नेट की ऑब्जेक्टिव फिजिक्स बाय
DC पांडे सर, DC पांडे, ऑब्जेक्टिव फिजिक्स करके आती है। इस बुक की 2 सीरीज आते हैं, ऑब्जेक्टिव फिजिक्स 1, ऑब्जेक्टिव फिजिक्स 2। आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है, ये 11th के सिलेबस पे, ये 12th के सिलेबस पे। ये देख लो कितनी मोटी है, ठीक है। ये कर लोगे नेट निकल जाएगा, पक्का निकल जाएगा, 100% निकल जाएगा, पर कर लोगे। अच्छा ज़रूरत है क्या? और मैं बोलूँ ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ये बोलूँ कि बिना ये बुक किए नेट निकाली जा सकती है, तो फिर ज़रूरत ही क्या है? रख दो। बोलो सर अरे रुको, होल्ड ऑन। नेट वाले बच्चे यहीं पे होल्ड करके रखें। अच्छा, जो बच्चे मैथ लेके रखे हैं, जो बच्चों को IIT JEE लिखने का एग्ज़ाम है, वो बच्चे आपसे क्या करेंगे? कहेंगे सर ये रही बुक, अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स, JEE मेन एंड एडवांस, मार्केट में सबसे अच्छी बुक यही है। बाकी सब चलती हैं और भी, मैं आपको वो भी दिखा सकता हूँ, पर क्या मतलब है, ऐसे 30 बुक दिखा दूंगा तो, ठीक है। ये भी DC पांडे सर की है, सबसे बेस्ट। इंजीनियरिंग वाले, IIT के वाले ये बुक करते हैं। ऐसी बुक आती हैं 5। ये है इलेक्ट्रिसिटी, ये है मैकेनिक्स वॉल्यूम 1, ये है मैकेनिक्स वॉल्यूम 2। उसके बाद आती है ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर फिजिक्स वाली, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स वाली, थर्मो वाली। कुल मिला के ऐसी 5 बुक का सेट आता है, 3 इधर 2 और है, ठीक है। ये कर लोगे IIT JEE का एग्ज़ाम पक्का निकल जाएगा, 100% निकल जाएगा। चांसेस नहीं कि नहीं निकलेगा, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि इस बुक की भी ज़रूरत नहीं है, इस बुक को भी रख दो। अब आप कहोगे यार ये कैसा पागल आदमी है, पहले बोलता है मार्केट में ये बुक चल रही है, फिर कहता है ये बुक कर लोगे तो पक्का एग्ज़ाम निकल जाएगा, फिर यही कहता है कि ये बुक करने की ज़रूरत नहीं है। पागल है। होल्ड ऑन। कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, HC वर्मा सर, इसको कहते हैं फिजिक्स की बाइबल। क्या कहते हैं? फिजिक्स की बाइबल। इंडियन ऑथर में बेस्ट ऑथर है, जिन्होंने अब तक की सबसे अच्छी बुक लिखी है फिजिक्स में। ये इसके 2 वॉल्यूम आते हैं, सेम साइज, एग्जैक्टली सेम साइज के। ये 11th का पोर्शन है, ऐसे ही उसमें 12th का पोर्शन है, पर ऐसा कुछ नहीं है 11th 12th का है, इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर है। बहुत अच्छी बुक है, कंसेप्चुअल लेवल पे इससे ऊपर कोई बुक नहीं है इंडियन ऑथर में। ध्यान दे, इंडियन ऑथर पे, ठीक है। ये बुक कर लोगे तो नेट भी निकल जाएगा, IIT भी निकल जाएगा, सब निकल जाएगा, NDA वनडीए सब निकल जाएगा। पर इस बुक की भी ज़रूरत नहीं है, पर इस बुक को प्यार से रखना। ये HC वर्मा सर हैं, IIT कानपुर के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, अब रिटायर हुए हैं, पहले थोड़ी रिटायर थे। बहुत शानदार चीज़ें हैं, बहुत शानदार। अच्छा तो ठीक है, तो अब हम समझ गए आप क्या कहने वाले हो। अब आप कहोगे हमको कि सर ये जो बुक है ना, इसमें कमीशन अच्छा है आपका, ये साइंस पब्लिकेशन क्लास 11th वाली, IC1 IC2 2 बुक, ऐसी बुक को तो मैं छूँ भी ना, उधर रख दो। बोलो होल्ड ऑन सर, अब हम समझ गए। अब आप हमको कहोगे संजीव पब्लिकेशन, ठीक है, ये बुक है सर, आप इस बुक के बारे में बोल रहे हो, है ना, ये राजस्थान बोर्ड की, इस पर लिखा हुआ है कहीं फॉर RBSE स्टूडेंट्स ना, रख दो। होल्ड ऑन, आप समझ गए। बाकी सब टीचर जो कह रहे थे वही आप कहने वाले हो। अब आए ना लाइन पे स्टूडेंट एडवाइज़र 11th की प्यारी प्यारी बुक, इसमें कंपटीशन कॉर्नर भी है, डिस्काउंट भी, मतलब कमीशन भी अच्छा है। पर ये बुक भी, इस बुक को भी फाइनली इतनी सारी बुक देखने के बाद, इतनी सारी बुक रखने के बाद हमको एक बात समझ में आ गई कि ये बंदा पागल है। बोलता है इस बुक को करोगे एग्जाम निकल जाएगा, पर इस बुक की ज़रूरत नहीं है, इस बुक को रख दो। तो बुक कौन सी लें? पहली बात तो आप ये समझ लो कि अब आप में से जो 10th से 11th में आए हैं, 10th से 11th में आए हैं, उन बच्चों के लिए राजस्थान बोर्ड ने इस साल से टेक्स्ट बुक चेंज कर दिए। मतलब इस साल से पहले तक 11th में राजस्थान बोर्ड की खुद की पब्लिश्ड बुक चलती थी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की, और उन्हीं के बेस पे ये बुक आती थी, संजीव पब्लिकेशन, स्टूडेंट एडवाइज़र और पता नहीं क्या क्या, भगवान जाने। ठीक है, इस साल से राजस्थान बोर्ड ने 11th वालों के लिए टेक्स्ट बुक कर दी है NCERT की। पहला काम इन्होंने ये अच्छा किया, इस काम के लिए बधाई के पात्र है। पर जो आपके सीनियर है ना 12th में, जो अभी 12th में, वो अभी भी राजस्थान बोर्ड की ही बुक पढ़ रहे हैं।
बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान की ही बुक पढ़ रहे हैं। पर आप लोग जब 11th से 12th में जाओगे ना, मतलब अगली साल, तो अगली साल 12th में भी NCERT आ जाएगी। मतलब समझ में आ गया आपको? जो इस साल 12th में है वो लोग भले ही BSER की बुक पढ़ रहे हैं राजस्थान बोर्ड की, पर आप लोगों के लिए राजस्थान बोर्ड के द्वारा ऑफिशियली 11th की ऑफिशियल बुक NCERT है, पर इस साल 12th में जो है वो राजस्थान बोर्ड की बुक पढ़ रहे हैं। आप अगली साल 12th में जाओगे, अगली साल 12th में बुक आ जाएगी NCERT की। तो बेसिकली आपको सिर्फ NCERT की बुक ही टेक्स्ट बुक है। अच्छा, टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक तो CBSE ने भी इस बुक को कई सालों से लगा रखा है, CBSE ने तो इसी बुक को लगा रखा है। लेकिन किसी भी बड़ी स्कूल में, किसी भी बड़े टीचर, कोई भी बड़ी स्कूल में कोई भी बड़ा टीचर ये बुक नहीं करवाता। सबकी अपनी अपनी फेमस बुक है, सबकी अपनी अपनी पर्सनल फेवरेट बुक है, और कोई NCERT नहीं करवाता। बहुत कम टीचर कराते हैं तो, पर कोई नहीं कराता। अब जो कोई नहीं कराता, अब आप समझ गए मैं क्या बोलने वाला हूं? जो कोई नहीं कराता वो ज़्यादा कराता है। ही मार्केट में ये 11th वाली है, टुच्ची सी, देखो इतनी सी, मार्केट में इससे सस्ती, इसके पीछे दिख जाएगा आपको NCERT पब्लिश्ड बुक, कलरफुल भी है, बीच बीच में कलरफुल आपको कहीं कहीं डायग्राम और ये सब मिलेगा, देखना ऐसा ब्लू कलर का डायग्राम, ब्लू कलर का डायग्राम, ठीक है। मार्केट में इससे सस्ती, इससे सस्ती, इससे अच्छी, ऑलमोस्ट एरर प्रूफ, कोई एरर नहीं है, एररलेस, ऑलमोस्ट एररलेस, इससे अच्छी, इससे सस्ती मार्केट में कोई बुक नहीं है, कोई बुक नहीं है। कोई भी टीचर आपको कुछ बोलता है ना, मत मानो, इससे अच्छी कोई बुक नहीं है, कोई बुक नहीं है। दूसरी बात, इससे सस्ती बुक नहीं, एरर इसमें ना के बराबर, कोई कहीं कहीं कोई प्रिंटिंग मिस्टेक इधर उधर है, और शॉर्ट में मटेरियल बता रखा है। और आप NCERT की बुक कर लो, आपका ये एग्जाम निकल गया फ्लाइंग कलर्स के साथ, बहुत आराम से। ICAR का एग्जाम निकल गया बहुत आराम से, बहुत आराम से। NDA, एयरफोर्स एक्स बहुत आराम से, JEE मेंस बहुत आराम से। एडवांस के लिए थोड़ी बहुत अलग से मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी बहुत, उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं। NCERT की ही एक अलग बुक आती है एग्जाम्पलर करके, वो, पर उसकी ज़रूरत अपने को अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में मार्केट में जितने भी एग्ज़ाम चल रहे हैं वो सब के सब हैं आज की डेट में कंसेप्ट बेस्ड, और मार्केट में कंसेप्ट बनाने के लिए NCERT से अच्छी बुक कोई है ही नहीं। एंड फॉर सम रीज़न, मुझे नहीं पता, कमीशन नहीं देती है ये टीचर्स को, स्कूल्स को, या क्या बात है, टीचर्स लोग ये बुक नहीं कराते। मैं यही बुक कराऊंगा, और मैं तो यही कराता हूँ, कोई भी क्लास हो, बस यही। आपको राजस्थान बोर्ड टॉप करना है, फुल में से फुल नंबर चाहिए, NCERT। आपको CBSE बोर्ड टॉप करना है, फुल में से फुल नंबर चाहिए, NCERT। आपको कोई भी एग्ज़ाम निकालना है अपार्ट फ्रॉम एडवांस, एडवांस भी निकाल लोगे, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस अलग करनी पड़ती है, NCERT। तो जब एक बुक, इतनी पतली बुक, इतनी सस्ती बुक, इतनी अच्छी बुक, एक बुक करने से इतने सारे फ़ायदे मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो मैं यही बुक क्यों ना कर लूँ। बाकी बुक करोगे राजस्थान बोर्ड में नंबर नहीं आएंगे या CBSE में नंबर नहीं आएंगे, उसके लिए अलग से कुछ करना पड़ेगा, अलग से ट्यूशन जाना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, देखो कितनी छोटी है, कितने आराम से कवर हो जाएगी, ठीक है। तो अपन सिर्फ और सिर्फ, ये सब बकवास है, अपन सिर्फ और सिर्फ NCERT करेंगे। क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ, दोबारा बोलो, सिर्फ और सिर्फ NCERT। तो आप में से जो लोग ज़्यादा समझदार हैं, मतलब समझदार इन द सेंस आप में से जिन लोगों की प्रेफरेंस NCERT नहीं है, जो लोग कुछ और करना चाह रहे हैं, मैं आपको बता दूं, मेरी क्लास NCERT के बाहर बिल्कुल नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। मतलब पढ़ाते वक्त मैं NCERT के बाहर की बहुत बातें करूँगा, इधर उधर की बहुत कहानियाँ सुनाऊँगा, अलग अलग बुक्स की, अलग अलग साइंटिस्ट की एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ, किधर हुआ, मेरा मन करेगा, जैसा क्लास में टाइमिंग रहेगा, कोविड-19 की वजह से मैं कह नहीं सकता, पर जितना टाइम रहेगा और जैसा मूड रहेगा, हम बीच में बहुत कुछ उठाएंगे। पर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ NCERT की होगी। NCERT के अलावा कोई क्वेश्चन क्लास में एंटरटेन नहीं होगा, NCERT के बाहर कोई भी क्वेश्चन क्लास में डिस्कस नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई और बुक करने का मन है, अगर आपको कहीं और से क्वेश्चन करवाने का मन है, तो आप गलत टीचर के पास है। अपन तो सिर्फ NCERT करवाएंगे। जो काम कोई नहीं करता
वही काम अपने को करना है, क्योंकि वही काम बेस्ट है। सचिन सर कहते थे, सचिन मुकादम सर मेरे फिजिक्स वाले, कि सत्य की राह बड़ी मुश्किल होती है। अगर तुम किसी रास्ते पे अकेले चल रहे हो तो समझ जाना तुम सही चल रहे हो। तो अगर हम किसी रास्ते पे अकेले चल रहे हैं ना, अगर बाकी स्कूल बाकी टीचर इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो समझ जाना हम सही चल रहे हैं, क्योंकि ये मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? एनसीईआरटी की लैंग्वेज टफ है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज रफ है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज ड्राई है। एनसीईआरटी समझना बहुत सारे टीचर्स के लिए भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवाना बहुत सारे टीचर्स के लिए भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए वो ऐसी बुक लेते हैं जिनकी लैंग्वेज ईजी होती है, जिनमें क्वेश्चन थोड़े से ईजी होते हैं। और बहुत सारे टीचर हर टीचर के पे रूल लागू नहीं होता। बहुत सारे टीचर जिनकी नॉलेज बहुत शानदार है और जो मतलब बहुत अच्छे टीचर हैं। अच्छे टीचर्स की कमी नहीं है दुनिया में, एक अकेला मैं ही टीचर नहीं हूँ फिजिक्स में। मैं तो हमेशा सबको यही कहता हूँ, फिजिक्स में मेरी नॉलेज जीरो है, एकदम जीरो। अपन को फिजिक्स में कुछ आता ही नहीं है, अपने सब बाप है फिजिक्स में जितने भी टीचर हैं। टेंशन क्यों लेते हो? ठीक है। पर बहुत सारे टीचर क्योंकि वो क्लास में बहुत कुछ एक्स्ट्रा कराना चाहते हैं, या पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या कराना चाहते हैं, इसलिए वो एनसीईआरटी फॉलो नहीं करते। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम लोग एक स्टूडेंट की साइकोलॉजी नहीं समझ पाते हैं। मैं तो फिजिक्स की 2 बुक करा दूंगा इतनी मोटी मोटी, मॉडर्न एबीसी, 11th की 2 इतनी मोटी मोटी, फिर 12th की 2 इतनी मोटी मोटी। वो तो सिर्फ फिजिक्स की होगी इतनी मोटी 11th 12th की। उसके बाद इतनी ही मोटी केमिस्ट्री और इतनी ही मोटी बायोलॉजी। अब उसको एक के ऊपर एक रखो, अब बच्चे को बोलो कि इस पूरे को ख़त्म करो और इस पूरे को रिवाइज करो, कितने बच्चे कर पाएंगे? ध्यान रहना, काम शुरू करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, काम को ख़त्म करना इंपॉर्टेंट होता है। और काम को ख़त्म करने से भी ज़्यादा व्हेन इट कम्स टू बुक, उस बुक को रिवाइज करना जरूरी होता है। कोई भी बुक पकड़ लो, आज की डेट में कोई भी बुक पकड़ लो, उस बुक को अच्छे से ख़त्म कर जाओ, आपका मार्केट में कोई भी एग्ज़ाम निकल गया। पर प्रॉब्लम क्या है, हम इतनी बड़ी बड़ी जो बुक्स आती है ना, उठा तो लेते हैं, ख़त्म नहीं कर पाते, रिवाइज़ नहीं कर पाते। और रिवाइज़ नहीं करोगे, ख़त्म नहीं करोगे तो कोई एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। और जब एनसीईआरटी से सारे एग्ज़ाम निकल रहे हैं, एनसीईआरटी से मेरा बोर्ड निकल रहा है, एनसीईआरटी से सीबीएसई निकल नहीं रहा है, तो मेरिट लिस्ट में आ रहे हो और उसको भी एनसीईआरटी के बाहर कुछ ज़रूरत ही नहीं है। अरे राजस्थान बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, किसी की औकात ही नहीं है एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चन डालने की, कोई चांस ही नहीं है ना। सारे एग्ज़ाम अपने एनसीईआरटी से निकल रहे हैं, तो हम एनसीईआरटी पे मेहनत क्यों ना करें, हम एनसीईआरटी को 3 बार क्यों ना करें। तो मेरी क्लास में वो बच्चे जिनको कुछ आलतू फालतू की चीज़ें करनी है, वो बच्चे ना आए, कोई दिक्कत नहीं। मेरी क्लास में सिर्फ एनसीईआरटी चलेगी, मैं सिर्फ एनसीईआरटी ही फॉलो कराऊंगा। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता स्कूल में कौन सी बुक चलती है, अपनी बुक एनसीईआरटी। अब तो राजस्थान बोर्ड ने भी ऑफिशियल कर दिए अगले 2 साल। बुक्स की बात हो गई, ठीक है। अब आगे बात करते हैं प्लेटफॉर्म की, कि अपनी क्लास कैसे चलेंगी। बस तुरंत बताऊंगा, क्योंकि देखो फिजिक्स की जो मेरी क्लास है ना, मैं हमेशा चाहता हूँ फिजिकली इंटरेक्शन में हूँ, स्पेशली 11th वाले बच्चों के साथ, क्योंकि अभी आप लोगों को फिजिक्स में इम्पार्ट करना चाह रहा हूँ आपके दिमाग में। समझ में आ रहा है? अभी आपके दिमाग में देखो, वो कहते हैं ना कि वो फर्स्ट एक्सपीरियंस इज द लास्ट एक्सपीरियंस, नहीं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपके दिमाग में इस वक्त जो फिजिक्स का इंप्रेशन चला गया ना, अगले 2-4 साल वही चलने वाला है। इसलिए मैं चाह रहा था कि फिजिक्स आपके दिमाग में जब घुसे ना, बहुत ही शानदार तरीके से घुसे। लेकिन अब कोविड-19 ने सिचुएशन तो कर दी है चेंज। अब मैं यूट्यूब पे तो इतना नाच गा सकता नहीं हूँ जितना मैं क्लास में, जितना यूजुअली मैं क्लास में हरकतें करता हूँ, यूट्यूब पे तो करता नहीं हूँ। अभी भी बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो मैं क्लास में डिस्कस करना प्रेफर करता हूँ। इसलिए अभी 2-3 बातें हैं, और बातें ध्यान से सुनो। पहली बात तो ये कि 31 जुलाई तक का तो कंफर्म है कि स्कूल बंद है। अभी नया नोटिस आएगा, उसके बाद पता चलेगा कि अगली क्लासेस का क्या सिस्टम रहने वाला है। पर जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं, अब तो बहरोड में ही बहुत सारे केस आने लग गए, अलवर में भयंकर केस आ रहे हैं, राजस्थान में केस आए जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता, देयर इज़ नो वे कि अगस्त में क्लासेस खुलेंगी, अगस्त में स्कूल खुलेंगी। मुझे लगता है अगस्त में भी अपनी क्लासेस बंद रहेंगी। सितंबर का मैं कह नहीं सकता, देयर इज़ मे बी और मे नॉट बी। सितंबर अक्टूबर के आसपास कहीं क्लासेस लग सकती हैं, वरना हो सकता है गांधी जयंती हम मना लें और स्कूल ना खुले। देयर इज़ वेरी गुड चांस, ठीक है। बट
ये तो है पहली बात कि 31 जुलाई के आसपास अपने पास एक नोटिस आएगा, तब अपने को पता चलेगा कि अब स्कूल कब तक बंद रहने के चांसेस हैं। पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि इस साल सीबीएसई ने तो सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। आपको पता होना चाहिए कि 9th का, 10th का, 11th का, 12th का सीबीएसई ने तो सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। राजस्थान बोर्ड ने अभी अभी कमेटी बनाई है, और अब कमेटी बनाई है, अब वो सो के उठे हैं, अब वो धीरे धीरे सिलेबस रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो अभी अपने को ये भी नहीं पता एग्जैक्टली कि 11th में और 12th में कितना चेंजेस आने वाला है राजस्थान बोर्ड की तरफ से। हालांकि वो कहीं ना कहीं सीबीएसई के गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, पर चैप्टर और सिलेबस बहुत इधर उधर है। ठीक है, तो कह नहीं सकते। इसीलिए मैंने अब इस क्लास को एक अलग तरीके से डालने की कोशिश की है। और वो तरीका क्या है, ध्यान से देखो। वैसे तो मैं ये चीज़ समझाने में और बोलने में 2-3 क्लासेस ले लेता हूँ, पर अभी बस सुन लो कि फिजिक्स अगर समझना है तो मैथ समझना है, और अगर मैथ समझना है तो फिजिक्स समझना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब जब फिजिक्स की क्लास है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिजिक्स की क्लास है इसलिए फिजिक्स पढ़ाऊँ, या फिजिक्स की क्लास है इसलिए मैथ पढ़ाऊँ। अरे नहीं, मैथ की क्लास है फिजिक्स पढ़ाता हूँ, नहीं फिजिक्स की क्लास है मैथ पढ़ाता हूँ। सी द पॉइंट इज, फिजिक्स और मैथ इनसेपरेबल है। फिजिक्स को आप मैथ से सेपरेट नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि फिजिक्स को लिखने की जो लैंग्वेज है ना, वो मैथ है, पर अपने को उतना डीप में फिजिक्स पढ़ना नहीं है। अपने तो 11th 12th में बहुत बेसिक मैथ है बहुत बेसिक फिजिक्स है। ठीक है, तो यानी कि अपना तो बहुत ही बेसिक है, तो अपने को जो मैथ करनी है वो भी बेसिक करनी है, लेकिन करनी जरूर है। मतलब जब तक हम वो बेसिक मैथ नहीं पकड़ेंगे ना, तब तक हम फिजिक्स में बहुत परेशान होंगे। तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मैथ से डर लगता था, पर घर वालों के कहने पर साइंस स्ट्रीम में एडमिशन ले लिया, यानी कि बायोलॉजी तो ले ली। पर ये बात याद रखना, बायोलॉजी ले ली इसका मतलब ये नहीं है कि फिजिक्स में मैथ का पीछे छूट जाएगा। फिजिक्स में भी मैथ आएगी, अलग तरीके से आएगी। मैं तो मैथ ही अलग तरीके से पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो अभी क्या होने वाला है, बेसिक मैथमेटिक्स, जिसको मैं बोलता हूँ लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स, वो चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे। अभी नहीं, अरे डरो मत यार, तुम डरते बहुत हो। बेसिक मैथ्स की क्लास स्टार्ट करेंगे अगले कुछ दिनों, मोस्टली 2 से 4 सप्ताह हम सिर्फ बेसिक मैथ्स करेंगे। मतलब पूरी जुलाई तो हम बेसिक मैथ ही करेंगे, अगस्त के भी 2 वीक बेसिक मैथ में लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये अपना स्टेपिंग स्टोन है, ये अपना बेस है। अगर अपन ने बेस सॉलिड कर लिया ना, तो फिर फिजिक्स में बहुत मज़ा आने वाला है, फिर फिजिक्स भागम भाग होगी। ये चीज़ यहाँ पर वेक्टर अलजेब्रा आएगा, टेंशन मतलब क्या चीज़ है, डिफरेंशियल कैलकुलस आएगा, इंटीग्रल कैलकुलस आएगा, लॉगरिथम आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएगा। हम उन चीज़ों का सिर्फ फिजिकल मीनिंग देखेंगे, हम उन चीज़ों का वो मीनिंग देखेंगे कि जिनसे हम फिजिकल चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन कहते किसको हैं, डिफरेंशिएशन कहते किसको हैं, हमारा मतलब उससे रहेगा। ठीक है, तो हम मैथ करेंगे, बेसिक मैथ करेंगे। ये क्लासेस आप लोगों के लिए अभी के लिए नहीं, 11th पूरी 11th के लिए, पूरी 12th के लिए। 12th में भी बिना इसके कुछ नहीं कर पाओगे, सारे डेरिवेशन रखने पड़ेंगे। कोई भी कंपटीशन एग्जाम कर रहे हो तो उसके लिए, मतलब ये तो मस्ट है, पर फिर भी मैं इस क्लास को लिमिटेड रखने की कोशिश करूँगा। अभी देखो, ये ऐसी चीज़ है जो सिलेबस में है, कहीं कहीं है, कहीं कहीं नहीं है। मतलब एक आध चीज़ किसी चैप्टर में हम सब चीज़ों को उठा के एक साथ क्लब कर देंगे और उसको लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स का नाम देके शुरुआत में ये चैप्टर कराएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबको करना है। इसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि जब तक ये क्लासेस चलेंगी तब तक अपने पास 2-3 चीज़ों के क्लियर आइडिया हो जाएंगे कि क्लासेस कितनी दिन और नहीं चलेंगी, 31 जुलाई को पता चल जाएगा। और दूसरा, राजस्थान बोर्ड की तरफ से भी क्लियर गाइडलाइन आ जाएगी कि सिलेबस में क्या क्या चेंज हुए हैं। कोई भी चेंज हो, बेसिक मैथ तो पढ़ना ही है, तो अपने को टेंशन ही नहीं है, ये तो अपने को करना ही करना है, ये तो मैं करवाऊंगा ही और ये तो रहेगा ही, इसको हटा ही नहीं सकते हो। ऐसा कोई चैप्टर फिजिक्स में है नहीं, पर ये कर लोगे तो फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगी। इट्स काइंड ऑफ लैंग्वेज। जैसे हम इंग्लिश पढ़ने से पहले ABCD पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, इट्स द सेम थिंग। फिजिक्स पढ़ने से पहले बेसिक मैथ पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। समझ में आ गया? तो हम अगले कुछ दिन तो बेसिक मैथ करेंगे। अब ये तो हुआ करेंगे, कैसे करेंगे?
अभी क्योंकि जस्ट आप लोग 11th में आए हो, एकदम से मैं आप लोगों पे किसी सब्जेक्ट का, किसी चीज़ का लोड नहीं डालना चाहता, और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस फिजिकल हों, और 31 जुलाई की नोटिस का वेट कर रहे हैं। और क्योंकि आपने अभी अभी जर्नी शुरू की है, तो मैं अभी अगले वीक से मंडे और थर्सडे, हाँ शायद यही दिन है मेरे, मैं कंफर्म कर दूंगा व्हाट्सएप पे, शायद मेरे यही दिन है, मंडे और थर्सडे, बस 2 दिन फिजिक्स की क्लास आएंगी 40-40 मिनट की, बस 2 दिन, बहुत है, टेंशन मत लो। सिलेबस की बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, सिलेबस तो अपन ऐसे ख़त्म करेंगे कि आप सोच नहीं पाओगे। बस अभी अगले 2-4 सप्ताह जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाए, और जब तक आप लोग धीरे धीरे फ्लो में ना आ जाओ, है ना, जब तक अपने पास आगे की भी गाइडलाइन नहीं आ जाए, हम 2-2 क्लास लेंगे। मंडे थर्सडे को क्लास होंगी यूट्यूब पे, क्लास होंगी यूट्यूब पे, लिंक आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे। ये क्लासेस किसी को मिस नहीं करनी है, इसीलिए मैं इनको यूट्यूब पे रख रहा हूँ, क्योंकि लाइव क्लास में क्या है ना, कुछ बच्चे जुड़े, कुछ बच्चे नहीं जुड़े, कुछ बच्चे आ जाए, कुछ बच्चे कल आए, और ये चीज़ ऐसी है जो 2 साल क्या ज़िंदगी भर काम आएंगी। बेसिक मैथ वाली आपने यहाँ पे मिस कर दी, आप सारी ज़िंदगी पछताओगे और फिर मुझे बुरा लगेगा। इसीलिए ये सारी क्लासेस यूट्यूब पर ही चलेंगी। ये क्लास 11th वालों के लिए भी चलेंगी, 12th वाले भी ये वीडियो देखेंगे, क्योंकि 12th वाले जो है ना आपके बड़े भाई बहन, भाइयों के भाई और बहनों की बहन, मिक्स नहीं कर रहा हूँ, टेंशन मत लो, है ना, जो बड़े भाई बहन है ना आपके 12th में, उनको भी ये क्लासेस देखनी है, क्योंकि उनके भी बेसिक मैथ ख़त्म है। ठीक है, तो मंडे थर्सडे 40-40 मिनट यूट्यूब पे क्लासेस आएंगी, ताकि आप कभी भी आराम से अपने घर पे अपने टाइम पे, रात को 12 बजे, सुबह 4 बजे, जब मन करे तब देख सकते हो। एक बार कीजिएगा, 4 बार देख सकते हो। ठीक है, समझ में आया क्लासेस कैसे चलेंगी? ये क्लासेस चलेंगी अपनी अगस्त के 2nd वीक तक लगभग। उसके बाद अगस्त का 3rd वीक से ये 3rd वीक, 4th वीक, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यहाँ पे अपना कोर्स फ्लो पकड़ेगा 11th का, और यहाँ पर 11th का कोर्स ख़त्म हो जाएगा। आई मतलब यहाँ पे शुरू होगा और यहाँ पे ख़त्म, बस इतना ही है 11th, टेंशन मत लो। अगर बेसिक मैथ कर लोगे ना तो ये आराम से होगा। दिसंबर के आसपास कहीं हाफ ईयरली होगी, ध्यान से सुनते रहो, बहुत कुछ बताने वाला हूँ, बहुत ही मज़ा आएगा कसम से। जनवरी आ गई है, 2021 आ गया है, और मैं कोरोना से नहीं मरा हूँ। अगर अब ट्रक के नीचे आ जाऊँ तो पता नहीं, पर अगर मैं जिंदा हूँ, है ना, तो जनवरी 2021 में आपका मैं 12th की क्लासेस स्टार्ट कर दूँगा। आई नो आपको अजीब लग रहा है, पर यही मेरा प्लान है। बेसिक मैथ करवा दी, मैकेनिक्स यहाँ पे सॉलिड करवा दी, ग्रेविटेशन यहाँ पे सॉलिड करवा दिया, जो पोर्शन अपने को 12th में चाहिए बहुत सॉलिड करवा दिया। 11th की पेपर तो मैं ही चेक करने वाला हूँ, तो कोई 1-2 यूनिट इधर उधर हो जाएगी, या अपन छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो कोई चांस नहीं है कि छोड़ें, पर फिर भी अगर छोड़ देंगे ये सोचते हुए कि अपने को जनवरी से 12th स्टार्ट करना है, क्योंकि 12th मेन है। ठीक है, अब देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में अपनी आती है समर वेकेशन। फिर से कह रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मैं तब तक जिंदा हूँ। ठीक है, इसमें मोस्टली आपके मार्च या अप्रैल में एग्ज़ाम होंगे 11th के। अभी आप 11th में ही चल रहे हो, चल तो 11th में रहे हो। ठीक है, मार्च या अप्रैल में आपके 11th के एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, तो चलो ये दोनों वीक हटा दो, दोनों मंथ हटा दो, कि हम यहाँ पे वापस 11th में आ जाएंगे। जनवरी में, फरवरी में और मई में, ये मई है, हम 12th करेंगे। यहाँ पे 12th के साथ वीक में एक दिन 11th करते रहेंगे, यहाँ पे 12th के साथ वीक में एक दिन 11th का रिवीजन करते रहेंगे। यहाँ पे हम पूरी, मतलब जब अपने 11th के एग्ज़ाम की डेट शीट आ जाएगी, उससे करीबन 4-5 सप्ताह पहले, बहुत है 4-5 सप्ताह पहले, पूरी तरह से 12th छोड़ के वापस 11th पे आ जाएंगे, और फिर से 11th का एक चैप्टर अच्छे से रिवाइज़ करेंगे, फिर 11th का पेपर ख़त्म कर देंगे। उसके बाद ये 2 महीने लेगा नहीं, पर अपन ने दे दिए। उसके बाद मई में अपन कम्प्लीटली 12th पे आ जाएंगे। अगर अपन ऐसा करेंगे ना, तो बहुत ही आराम से ऐसे धीरे धीरे ऐसे हिलते डुलते पढ़ेंगे ना, तो जनवरी, फरवरी और मई, बस 3 महीने ही पढ़ेंगे ना, तो अपना मोर देन 60% पोर्शन ऑफ 12th ख़त्म हो जाएगा, मोर देन। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि जुलाई में क्लासेस स्टार्ट होंगी,
फिर से उम्मीद करता हूँ कि आप और मैं कोरोना से नहीं मरें और जिंदा हैं। तो जुलाई और अगस्त में मैक्सिमम अपना, बस देश आज़ाद होगा 15 अगस्त को, अपना कोर्स ख़त्म होगा 15 अगस्त को, ज़्यादा से ज़्यादा 31 अगस्त अपन कोर्स ही फिनिश करा देंगे। धीरे धीरे करेंगे तो, नहीं तो 31 अगस्त मान लो, कंसिडर करते हुए कि कोरोना ने कुछ ज़्यादा कहर नहीं भर पाया और क्लासेस और डिले नहीं हुई, तो ये प्लान चेंज हो सकता है इधर उधर, पर वो सबके लिए होगा, तो सिलेबस भी चेंज होगा और सब कुछ चेंज होगा। फिर भी मैं कोशिश ये करूँगा जनवरी के ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंड वीक में या कहीं ना कहीं जनवरी में अपन 12th स्टार्ट कर लें। फ़ायदा ये होगा कि जब लोग 11th से 12th में आ रहे होंगे, हम लोग 12th का कोर्स फिनिश कर रहे होंगे। अगस्त में कोर्स फिनिश करा देंगे ना, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये 2021 के हैं बेटा, ठीक है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हम आराम से 2 रिवीजन कर लेंगे, प्रॉपर सिस्टमेटिक अच्छे से सब कुछ कवर करते हुए। दिसंबर में हाफ ईयरली लिखेंगे, कौन सी, 12th की। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च में आपके अप्रोक्सीमेटली एग्ज़ाम होंगे। फरवरी में मैं आपको बुलाऊंगा ही नहीं, प्रिपरेशन लीव बताऊंगा आपको, पढ़ने के तरीके, शॉर्ट नोट्स भी आएंगे आपको, 12th वाले बच्चों से पूछ सकते हो, ठीक है। फरवरी में आपको पूरा छूट दे दूंगा रिवीजन करने का। फरवरी में बाकी स्कूलों में लोग जा रहे होंगे और कोर्स ख़त्म नहीं होगा, देख लेना। देखना क्या, पूछ लो ना, आप यहाँ पे आसपास की हर स्कूल में पता कर लो, राजस्थान बोर्ड वाली, कि वहाँ पे 12th वाले बच्चे से पूछ लो। 12th अभी रिजल्ट भी आ चुका, 12th कोई ना कोई तो होगा ना 12th में, आस पड़ोस में, पूछ लो यार अपनी स्कूल में 12th में सिलेबस कब ख़त्म हुआ था। कोई भी स्कूल जनवरी, मैक्सिमम स्कूल जब रेगुलर शेड्यूल चलता है ना तो जनवरी में कोर्स ख़त्म कराते हैं, मैं तो इस साल कोरोना में जो अभी 12th में चल रहे हैं ना, उनका अक्टूबर में ख़त्म करा दूंगा। देखना, अपना कोर्स ख़त्म कराने की स्टाइल है। लेकिन आप लोगों को बेनिफिट ये होगा कि उनको बेसिक मैथ करने की ज़रूरत है, तो उनको मैं फिर भी बहुत धीरे धीरे लेके चल रहा हूँ, क्योंकि उनका बेसिक मैथ नहीं हुआ है। आप लोगों को ये बेनिफिट हो जाएगा कि आप लोगों का बेसिक मैथ यहीं पे हो जाएगा, तो यहाँ पे मैकेनिक्स हो जाएगी। मैकेनिक्स भी बहुत ज़रूरी है 12th में, है ना। तो यहीं पर अगर आप अच्छे से कर गए ना, इसीलिए 11th ज़रूरी है। इसीलिए बहुत सारे बच्चे 11th में मस्ती मारते हैं, आप मत मारना, ठीक है। सही बता रहा हूँ, 2 साल सिर्फ स्कूल में अच्छे से पढ़ लो ना, सारे एग्जाम निकाल लोगे, ठीक है। यहीं पे अपन बेसिक मैथ और बेसिक मैकेनिक्स बहुत अच्छे से कर लेंगे, ग्रेविटेशन बहुत अच्छे से कर लेंगे, SHM बहुत अच्छे से कर लेंगे। यहाँ पे 12th में स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ तक बहुत धीरे धीरे करते हुए 60% कोर्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद आराम से अगले 2 महीने में पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगले 3 महीने में आराम से 2 रिवीजन करेंगे अच्छे से, सिस्टमेटिक, एक एक क्वेश्चन बहुत ही प्यार से वापस रिवीजन करते हुए। और जनवरी में एक बार फिर से फाइनल रिवीजन हो जाएगा, जब हर चीज़ें एकदम फिक्स हो जाएगी, एकदम फिक्स हो जाएंगी। उसके बाद किसी एग्जामिनर की औकात नहीं है कि आपका 1 नंबर काट ले, जिसने मेरा ये सिस्टम फॉलो कर लिया। 56 नंबर का थ्योरेटिकल पेपर होता है 12th में, 14 नंबर का इंटरनल असेसमेंट जाता है और 30 नंबर आते हैं प्रैक्टिकल के। यहाँ 30 में से आप सबको पता है 28, 29 सबके जाते हैं, अच्छे बच्चों के 30 जाते हैं। यहाँ 12, 13 सबके जाते हैं, अच्छे बच्चों के 14 जाते हैं। 44 नंबर ऑलरेडी 100 में से आ गए। फिर भी आप चाहो तो रिजल्ट देख लो, जिस स्कूल में आप जाना चाह रहे हो, किसी भी स्कूल में, जो भी अच्छी स्कूलें आपको लगती हैं, आप उनके एक बार स्टूडेंट्स का रिजल्ट निकालो। और टोटल मत देखना, ये देखना कि ये थ्योरेटिकल पेपर जो हुआ ना 56 का, इसमें कितने नंबर आए हैं। आप देखोगे ये नंबर मिलेंगे आपको 8, 10, 12, 15 बस। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर किसी के 12 नंबर भी आए ना, तो 12 प्लस ये 40, कम से कम 40 होते हैं यहाँ पे। 40 और 12 52, ये तो मैंने 40 बताए हैं। यहाँ पे एक्चुअली में 42, 43, 44 होते हैं। 44 में से 42 गिरे से गिरे बच्चे के, 44 में से 44 लगभग सारे अच्छे बच्चों के। 42 नंबर यहाँ पे, 15 नंबर यहाँ पे, हो गया फर्स्ट क्लास। ये है। लेकिन किसी क्लास का, किसी स्कूल का, किसी बच्चे की असली परफॉर्मेंस ये है, ये नहीं है। इस बात को ध्यान से समझो। तो ये देखो किसके कितने आए हैं। जो अपना सिस्टम फॉलो करेगा ना, उसके यहाँ पे कम से कम 50 नंबर आएंगे। अपने नोट्स और अपने असाइनमेंट के बाहर कुछ नहीं।
नोट्स देखने, 12th वाले बच्चों के नोट्स देख लेना। बाकी जगह से मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ मैं बाकी जगह से अपन अच्छे हैं, नहीं, हर टीचर की अपनी स्टाइल है और बहुत सारे टीचर अपने से अच्छे हैं, मैं तो यही मानता हूँ, ठीक है, और सब टीचर अपना बेस्ट दे रहे हैं। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि आप लोग अपने लेवल पे कंपेयर कर लेना और जिसकी पढ़ाई की टीचिंग स्टाइल आपको सूट करे। मेरी पढ़ाई की टीचिंग स्टाइल क्या है मैं आपको बता देता हूँ। हम हंसी मजाक करेंगे, हम बहुत मस्ती करेंगे, हम बहुत मज़े करेंगे क्लास में, कभी नहीं डांटेंगे, कभी नहीं पीटेंगे, कुछ नहीं होगा। हम हंसी मजाक में मज़े मज़े में पढ़ेंगे, लेकिन याद रखना वो 4 स्टेप फॉलो करने के बाद ही फिजिक्स लेना। कुछ बच्चे जो गलत एजुकेशन सिस्टम या गलत टीचिंग की वजह से गलती से या किसी के प्रेशर में 11th में मैथ या बायो ले ली और वो पढ़ना नहीं चाह रहे, फ़र्क नहीं पड़ता, पढ़ना नहीं चाह रहे, डिसिप्लिन नहीं है, सिंसियर नहीं है, ऐसे बच्चों को 11th में पूरा मौका देने के बाद 12th में फिर हम बाय बाय कह देंगे, ताकि जब हम 12th की जर्नी स्टार्ट करें तो हम एकदम ऐसे ही बच्चे क्लास में रखें, ऐसा ही माहौल क्लास में रखें कि मज़े आ जाएं। फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने आपको बोला ना, आपके अंदर बस सिंसियरिटी और डिसिप्लिन चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। मेरी क्लास में आने के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, मार्क्स को लेके, इंटेलिजेंसी को लेके। मेरे मुंह से आपको कभी ये वर्ड नहीं मिलेगा, कभी ये वर्ड नहीं मिलेगा कि तेरे को इतना भी नहीं आता, ये तो तूने 10th में पढ़ लिया होगा, ये तो तूने 6ठी में पढ़ लिया होगा। मजाक मजाक में बोलना अलग है, पर कभी नहीं डांटूंगा इस मामले को लेके। मेरी क्लास में प्री रिक्वेस्ट कुछ है ही नहीं मेरी क्लास में बैठने की, बस 2-3 चीज़ें, सिंसियर होने चाहिए हो आप, डिसिप्लिन होना चाहिए आपके अंदर, और वो 4 स्टेप क्लियर करके आने चाहिए। तो बाकी हर चीज़ की जिम्मेदारी मेरी है, हर चीज़ जो भी फिजिक्स में ज़रूरी पड़ेगी मैं करवाऊँगा। मैं ये नहीं कहूँगा ये मैथ में हो गया होगा, ये इसने करवा दिया होगा, ये 9th में हो गया होगा। अगर कोई भी टॉपिक आया और मेरे डेरिवेशन में उसकी ज़रूरत है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको क्लास में कवर कराना, और क्लास में कवर कराऊँगा, गारंटी है। हम 3 बार यहाँ पे कर लेंगे, अपने को ट्यूशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और एक बात और, जो बच्चे मेरे से जिस स्कूल में पढ़ते हैं, जिस क्लास में पढ़ते हैं, उन बच्चों का ट्यूशन में कभी नहीं लेता। तो इस गलत में मत रहना कि स्कूल में टाइम पास कर लेंगे, इसके पास ट्यूशन चले जाएंगे। KPS स्कूल वालों को ट्यूशन की परमिशन नहीं है मेरे से, ठीक है। ट्यूशन बाहर के दूसरे बच्चों का भले ही हो जाए, आपका नहीं होगा, क्योंकि क्लास में जो चीज़ करवा दूंगा ना, उसके बाद ट्यूशन की आपको कतई आवश्यकता नहीं है। और अगर उसके बाद आपको ट्यूशन की आवश्यकता पड़ रही है ना, इसका मतलब ये कि आप क्लास में ही सिंसियर नहीं हो, क्योंकि क्लास में जो एफर्ट्स मैं लगाऊंगा ना, क्लास में मैं जितना काम कर दूंगा, ट्यूशन पे कभी नहीं करूँगा, ये बात याद रखना। मैं उल्टा चलता हूँ, अक्सर टीचर उल्टा करते हैं, स्कूल में कम मेहनत करते हैं, कहते हैं ट्यूशन पे आ जाना। हम उल्टा करते हैं, हम स्कूल में इतना कुछ कर देंगे, हमको ट्यूशन पे आने के बाद आपको लगेगा ये इसी टीचर के पास ट्यूशन गया था मैं स्कूल में तो यार इतना करता है, यहाँ पे कुछ करता ही नहीं है। तो इन बातों का ध्यान रखें। तो जिन बच्चों को इस सिस्टम से पढ़ना है, जिन बच्चों को NCERT करनी है, जिन बच्चों को 11th 12th की फिजिक्स में एंजॉय करना है, जिन बच्चों को फिजिक्स से प्यार करना है, जो बच्चे फिजिक्स से रटना नहीं चाहते, जो बच्चे फिजिक्स से डरना नहीं चाहते, जो बच्चे फिजिक्स से प्यार करना चाहते हैं, जो बच्चे फिजिक्स से प्यार करना चाहते हैं, वो मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ जाएं। बाकी बच्चे धीरे धीरे अपने आप हट जाएंगे, उनकी टेंशन आप मत लो, ठीक है। मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं, किन बच्चों को मेरे साथ किस कंडीशन में जुड़ना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप इस क्लब में नहीं हो, आप इस सिस्टम में नहीं हो, आपको NCERT नहीं करनी, आपको ऐसे नहीं करना, आपको मार खाना है, आपको पिटाई खानी है, आपको फिजिक्स से डरना ही है ना, तो आप शायद मेरी क्लास के लिए नहीं बने। उसके अलावा बाकी सब बच्चों का मोस्ट वेलकम। अगली क्लास से बेसिक मैथ स्टार्ट करेंगे, अभी 2 वीडियो रखेंगे अगले वीक से, धीरे धीरे मैथ कवर करेंगे। उसके बाद मैं कोशिश करूँगा जो मेरा मेन चीज़ है फिजिक्स की, वो फिजिकल क्लास में स्टार्ट हो, और फिर हम 2 साल की जर्नी में इतना मज़े करेंगे, इतना मज़े करेंगे, और मज़े में 3 बार रिवीजन भी करेंगे। ये सब मेरी गारंटी है, मेरे पुराने बच्चों से पूछ सकते हो, जो मैंने बोल दिया वो मैंने करवा दिया। DAV में मैंने शायद 6 सप्ताह में पूरी मैथ करवा दी थी, हाँ 7 सप्ताह में पूरी मैथ, मतलब 2 चैप्टर नहीं कराए थे, 13 चैप्टर करा दिए थे, और अच्छे से कराए थे। कोई बच्चा ये नहीं बोल सकता डिटेल में नहीं कराए, एकदम 0 लेवल से करवाए थे, सारे नोट्स दिए थे, सारे NCERT के क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। तो सब होगा, आराम से होगा, प्यार से होगा, मस्ती में होगा, मज़े में होगा। जो बच्चे ये चाहते हैं उनका मोस्ट वेलकम।
ठीक है। और जो बच्चे ये नहीं चाहते उनका मोस्ट वेलकम। समझ में आ गया किन बच्चों को बैठना है, किन को नहीं बैठना है। आगे से अगली क्लास से मैथ यानी कि फिजिक्स यानी कि मैथ की जर्नी स्टार्ट होने वाली है। उम्मीद करता हूँ 2 साल की ये जर्नी आपके और मेरे लिए दोनों के लिए यादगार बनी रहे, दोनों के लिए यादगार बनी रहे, और दोनों को ही इस जर्नी में बहुत मज़ा आए, बहुत मज़ा आए। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ और इसी आशा के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो, जल्दी से जल्दी आपकी इस पागल से मुलाकात हो, और जल्दी से जल्दी हम फिज़िक्स की एक नई जर्नी, एक नए तरीके से इस दुनिया को देखें, और जल्दी से जल्दी हम एक नई ही चीज़ में घुस जाएं। ठीक है, जो बच्चे ये करना चाहते हैं जल्दी से आके जुड़ जाओ और लग जाओ, बहुत ज़रूरी है, बहुत मज़ा आने वाला है। जो बच्चे ये 4 स्टेप नहीं करके आए हैं, जो इन बच्चों को ये नहीं करना, आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो इसी बात के साथ आज की क्लास करते हैं खत्म। चलो फिर, जय हिंद, बाय।